तो जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स का आज है डे नंबर 46। तो जनाब आज के दिन हम लोग अपनी प्रोजेक्ट सीरीज में प्रोजेक्ट नंबर 10 बनाने वाले हैं। आपने ये देखा होगा कि आप किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन के अंदर साइन अप या लॉगिन करते हैं तो वहां पे आपसे ओटीपी मांगा जाता है। ओटीपी आपके मैसेज या ईमेल द्वारा आपको प्राप्त होता है। वो ओटीपी आप डाल के वैलिडेट कर देते हैं। पर सोचने वाली बात है कि वो ओटीपी का मैकेनिज्म बनता कैसे है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कैसे वो वेरीफाई कर पाता है कि ये वही ओटीपी है जो सिस्टम ने सेंड की थी यूजर को, और अगर वो सही ओटीपी होती है तो कैसे वो वेरीफाई करके आपको लॉगिन करने देता है। तो ये मैकेनिज्म आप जावास्क्रिप्ट से तैयार कर सकते हो फ्रंट एंड पे ही। तो आज मैं आपको इसी के बारे में सिखाने वाला हूँ कि कैसे ओटीपी आपकी जनरेट होगी, फिर कैसे ओटीपी वैलिडेट होगी। ये सारा फ्रंट एंड से हो सकता है, जितना पार्ट वो सब आप सीख जाने वाले हो। ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट आपको बड़े प्रोजेक्ट बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, इसीलिए इन प्रोजेक्ट को बहुत ध्यान से देखा करिए। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। चलिए अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीएस कोड ओपन कर लेंगे, जैसा कि करना ही होता है। वीएस कोड सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। एक हम लोग ने फोल्डर खाली बना रखा है ओटीपी वैलिडेशन नाम से, ठीक है। अभी कोई भी फाइल पहले से बनी नहीं हुई है, सारा स्क्रैच से बनाऊंगा और समझाते भी चलूंगा। तो फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है तो यार एचटीएमएल फाइल चाहिए होगी, index.html क्रिएट कर लेते हैं। साथ में style.css भी चाहिए होगी तो style.css भी यूज कर लेते हैं। और जावास्क्रिप्ट का मैकेनिज्म लगाना है तो main.js फाइल को भी इंक्लूड कर देते हैं। ये तीनों फाइल इंक्लूड करने के बाद में सबसे पहले आ जाते हैं HTML पे। HTML की बॉयलर प्लेट को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इतना कोड तो यार आप लोग को आता ही होगा। ये HTML की बॉयलर प्लेट है जो कि आपके HTML को एक फॉर्मेट देती है और स्टार्टिंग से पूरा आप HTML पेज बना सकते हैं। यहाँ पे लगे हाथ हम लोग क्या करते हैं, एक CSS फाइल को लिंक कर देते हैं style.css को, और जावास्क्रिप्ट भी इंक्लूड करनी है तो स्क्रिप्ट फाइल को भी यहाँ पे इंक्लूड कर ही देते हैं। कुछ चीजें होती हैं जो स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से कर देनी चाहिए, अगर आपको कोई उससे विरोधाभास ना हो, मतलब उससे कोई चीज गड़बड़ ना हो रही हो तो स्टार्टिंग में आप कर दो, क्योंकि लास्ट में पता चले आप भूल गए तो पूरा कोड लिखने के बाद आप सोच रहे हो मेरा वर्क क्यों नहीं कर रहा है। स्टार्टिंग में जो बच्चे होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम देखने को काफी ज्यादा मिलती है। तो करने क्या वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक कंटेनर बना लेंगे, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में मेरे हिसाब से कंटेनर होना चाहिए। CONTAINER कंटेनर, क्योंकि कंटेनर के अंदर जब चीजें लेके चलो तो एक फॉर्मेट लेती चलती हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको ओपन कर लूंगा ब्राउजर में पूरे पेज को, और आपको दिखाते चलूंगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पे कर रहा हूँ, कैसे कैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। ये जो पेज ओपन हुआ है क्रोम का, इसको मैं एक दूसरे डेस्कटॉप पे ओपन कर लेता हूँ। ये लीजिए, और अब मैं आराम से आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, बढ़िया। आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अब हमको क्या चीजों की जरूरत होगी उसका थोड़ा एक रूपरेखा समझते हैं। पहला तो जरूरत है कि ओटीपी जनरेट हो। ओटीपी जनरेट मतलब 4 अंक का या 6 अंक का एक नंबर चाहिए होता है जिसको हम लोग ओटीपी बोलते हैं। ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड होता है, एक बार डाला आप लॉगिन करके उसके बाद वो अनयूजुअल हो जाता है। ठीक है, तो वो एक 4 अंक का मान लो पासवर्ड चाहिए तो वो जनरेट कैसे होगा, तो उसके लिए हमको जावास्क्रिप्ट का तो यूज करना ही है, पर वो एक रैंडम नंबर होता है। कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि सेम नंबर दोबारा से आ जाए। कुछ भी हो, कितना भी आप बार बार क्लिक करो, हर बार वो नंबर कुछ रैंडम होगा, मैच नहीं करेगा। तो रैंडम नंबर जनरेट करना हम लोग ने जावास्क्रिप्ट के कोर्स में सीखा ही है। ये कोर्स का ही प्रोजेक्ट है तो इसमें हम लोग ने रैंडम नंबर कैसे जनरेट किया जाता है वो सीखा है। पर वो रैंडम नंबर जनरेट कब हो, जब यूजर बटन पे क्लिक करे कि रैंडम नंबर जनरेट हो जाए। तो पहले वो बटन बना लेते हैं। तो एक H1 डालेंगे और यहां पे कहेंगे ओटीपी वैलिडेशन। ठीक है, ओटीपी वैलिडेशन मैंने यहाँ पे कह दिया, और या फिर यहाँ पे ओटीपी वैलिडेशन की जगह हम लोग, चलो ठीक है, ये ठीक है। अब एक बटन बना लेते हैं। बटन में मैं कहूंगा जनरेट ओटीपी। ठीक है, ये यूजर को दिखाई पड़ेगा जनरेट ओटीपी। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले देख लेते हैं कि H1 आ चुका है। हाँ आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे CSS वाली फाइल को, HTML और बॉडी को पहले सिलेक्ट करके हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मार्जिन को कर देंगे 0, पहले से जो ब्राउजर मार्जिन दे देता है। पैडिंग को कर देंगे 0, विड्थ को कर देंगे 100%, क्योंकि हमें 100% कंटेनर को भी देना है, इसलिए HTML और बॉडी को भी करना होगा। हाइट को भी कर देंगे 100%, ये लीजिए। और मुझे फॉन्ट फैमिली में यहाँ पे एरियल का यूज करना होगा। फॉन्ट फैमिली में यहाँ पे एरियल का यूज करना होगा। ओके, अब ये करने के बाद में मैं यहाँ पे सबसे पहले इतना काम हो गया
कि हम लोग ने बेसिक जो चीजें सीएसएस में लिखनी होती हैं वो लिख दी। ये भी एक तरीके का टेम्पलेट है, जैसे एचटीएमएल के बॉलर प्लेट होती है वैसे ये सीएसएस के आप टेम्पलेट समझ सकते हो। इसको लिखना स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट होता है। ये सब मैंने अपने सीएसएस के कोर्स में ऑलरेडी पढ़ा रखा हूं आप लोगों को। अब क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पे कंटेनर को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो कंटेनर हमारी क्लास थी तो डॉट लगाएंगे कंटेनर। कंटेनर को सिलेक्ट किया। कंटेनर को सिलेक्ट करने के बाद विथ 100% दे देते हैं, क्योंकि मुझे पूरे बॉडी में कंटेनर चाहिए होगा। हाइट दे देते हैं 100%, ये लीजिए। और इसको एक कलर भी मैं देना चाहता हूं बैकग्राउंड कलर के तौर पे, ठीक है। अभी हम लोग पूरा प्रोजेक्ट मान लीजिए कोई एक तरीके से वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट कुछ नहीं बना रहे हैं, तो एक पेज ही बनाएंगे, पर पेज को भी थोड़ा सा डिजाइन देना सही लगता है मेरे को। तो यहाँ पे कोई अच्छा सा कलर मुझे दिखता है तो मैं उसको दे सकता हूँ, जैसे ये डार्क सियान कलर मुझे काफी सही लगता है एक पेज के अंदर देने के लिए, ठीक है। अब विड्थ हो गया, हाइट हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया। ये चीजें होने के बाद में ओटीपी वैलिडेशन आ रहा है, ठीक है। ओके, इतनी चीजें हो गई। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आएंगे index.html पे और style.css पे पहले देख लिया, मार्जिन 0 कर दिया, पैडिंग 0, विथ हाइट सब कुछ ओके ओके है। इसको भी 100% दे दिया है। अब हम लोग ये जो आपका H1 है और बटन है इनको सिलेक्ट करेंगे। तो इनको करने के लिए इनको सेंटर पे लाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले कर देंगे फ्लेक्स। तो डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया, सेंटर पे आ गया। अलाइन आइटम सेंटर पे किया, तो ये दोनों सेंटर पे तो आएंगे। अब देखो वो जो स्क्रॉल बार आ रहा था वो भी हट गया, क्योंकि ये बिल्कुल साइड से चिपका हुआ था इसलिए स्क्रॉल बार आ रहा था। पर मुझे इस तरीके नहीं चाहिए, मुझे इस तरीके चाहिए कि ये जो बटन है ये ओटीपी वैलिडेशन के नीचे आए, बगल में ना आए, हॉरिजॉन्टली ना होकर वर्टिकली शेप में लेके चले। तो मैं क्या करूंगा, एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन करके, अगर इसको आप कॉलम पे सेट कर दोगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो डिस्प्ले फ्लेक्स होता है वो रो में होता है, पर कॉलम में कर दोगे तो ये ऊपर नीचे आ जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे सबसे पहले बटन को ही सिलेक्ट करूंगा। तो बटन को कुछ आईडी क्लास वगैरह दे देते हैं, जैसे बटन को मैं यहाँ पे दे दूंगा आईडी जेन ओटीपी, ठीक है। ओटीपी जेन ओटीपी मैंने एक आईडी इसको इसलिए दे दी है जिससे इसको मैं सिलेक्ट कर पाऊं, क्योंकि बटन एक से अधिक होंगी तो सिर्फ मैं बटन टैग इनका मतलब एलिमेंट सिलेक्टर का यूज नहीं करूंगा, वो यहाँ पे सही नहीं होगा। जेन ओटीपी को मैंने सिलेक्ट किया। जेन ओटीपी को सिलेक्ट करने के बाद में मैं विथ इसको दे दूंगा 150 पिक्सल्स की सबसे पहले, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो देते चलते हैं। पैडिंग दे दूंगा 15 पिक्सल्स की, ठीक है। फॉन्ट साइज भी मुझे अंदाज रहता है कि बटन को इतना फॉन्ट साइज तो देना ही पड़ेगा 15 पिक्सल्स का, ठीक है। और बटन को एक कर्सर चाहिए होता है, कर्सर पॉइंटर, तो पॉइंटर दे देंगे। ये भी हो गया। पॉइंटर की स्पेलिंग POINTER होती है, इसलिए यहाँ पे ऐसे आ रहा है पॉइंटर, ठीक है। अब ये करने के बाद में कलर मैं दे दूंगा इसको ब्राउन। तो मैं देख लेता हूं कि किस तरीके आ रहा है ये, ठीक है। अब थोड़ा इसके जो बीच में ये बहुत हल्का सा आ रहा है, इसको थोड़ा बोल्ड करेंगे। तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, फॉन्ट विड्थ देके, फॉन्ट विड्थ दिया बोल्ड। बोल्ड देने के बाद में इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, रेडियस को ब्लेंड कर देंगे। तो बॉर्डर रेडियस मान लो मैंने दे दिया 7 पिक्सल्स की। अब ये बटन काफी सही दिख रही है हम लोगों को। 150 पिक्सल्स की आपकी विड्थ हो गई, पैडिंग 15 पिक्सल्स की हो गई, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल्स का हो गया, कर्सर पॉइंटर कर दिया, कलर ब्राउन कर दिया, फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया, बॉर्डर रेडियस 7 पिक्सल की हो गई। ओके, इतना काम होने के बाद में यहाँ पे ये आपका ओटीपी वैलिडेशन बटन बन चुका है। इसके बाद हम लोग आते हैं जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट से आने से पहले अब देखो इस बटन पे हमको क्या करना है, एक इवेंट लगाना है। इवेंट किस टाइप का, कि क्लिक हो तो कुछ काम हो। अब क्लिक इवेंट लगेगा, आप चाहे तो बटन को सिलेक्ट कर लें document.query सिलेक्टर से, फिर ऐड इवेंट लिस्नर करके इवेंट लगा दें। पर जब कोई काम सरल तरीके से हो रहा है और प्रोजेक्ट भी इतना बड़ा नहीं, तो उस चीज को इतना लंबा ना ले जाते हुए यहाँ पे एक छोटा सा बस इवेंट लिखें ऑन क्लिक, और यहाँ एक फंक्शन को कॉल कर दें जेन ओटीपी। कहोगे भैया आपने फंक्शन तो कोई बनाया नहीं, तो आप फंक्शन बनाने जा रहे हैं, तो पहले हम लोग यहाँ पे कॉल कर देते हैं जेन ओटीपी, ठीक है। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट में, फंक्शन लिखते हैं जेन
ओटीपी, और ध्यान रखें कि आप जिस केस में लिख रहे हैं, मतलब फॉन्ट का और जैसे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का भी बहुत ध्यान रखना होता है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम कर जाएगा। फंक्शन जन ओटीपी लिखा, इसके अंदर मैं करता हूं अलर्ट करा देता हूं, उससे पहले यहाँ पैरेंथेसिस बनाना, तो आपके फंक्शन की पहचान होती है। अलर्ट मैं इसलिए करा रहा हूं कि पहले चेक कर लूं कि ऑन क्लिक काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आता हूं, एक बार रिफ्रेश करके यहाँ पे जेन ओटीपी पे क्लिक किया, ठीक है। तो ये बटन सही से काम कर रहा है, इवेंट चल रहा है हमारा। अब बात ये आती है कि ये फंक्शन पे क्लिक होने के बाद काम क्या होना था, कोई ओटीपी बननी थी। ओटीपी कैसी, रैंडम कोई 4 नंबर। तो रैंडम 4 नंबर बनाने के लिए एक वेरिएबल पहले हम लोग बना लेते हैं, लेट, और इसका कुछ नाम अच्छा सा दे देते हैं, मान लो जेन ओटीपी ही नाम दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैथ डॉट फ्लोर लिखेंगे। मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है कि अगर डेसिमल में आप उसको नंबर दोगे तो वो डेसिमल हटाकर एक इंटीजर नंबर रिटर्न करेगा। अब ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि रैंडम नंबर किससे बनते हैं, मैथ डॉट रैंडम, इस मेथड से या फिर इस फंक्शन से आप बोल सकते हो, आपके कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो जाते हैं, पर वो रैंडम नंबर डेसिमल्स में होंगे। तो डेसिमल्स को हम लोग को हटाकर हमको क्या करना है, हमको इंटीजर चाहिए, जैसे 1 2 3 4 1234 1356 इस तरीके का इंटीजर नंबर चाहिए, ठीक है। अब ये तो भाई मैथ डॉट रैंडम क्या है, बहुत ही छोटी स्मॉल वैल्यू करती है जनरेट। तो उसको बड़ा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुणा कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 9000 से। तो अब 9000 से मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, अब इस नंबर को प्रिंट करा के देखते हैं कंसोल पे, कंसोल डॉट लॉग करते हैं जेन ओटीपी को, और देखते हैं कि जनरेट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूं, इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट पे ओपन करके, और एक सेकंड देख लेते हैं रिकॉर्डिंग, हाँ ऑन है यहाँ पे। अब आते हैं कंसोल पे। कंसोल पे आने पे क्या करने वाले हैं, जैसे जनरेट ओटीपी क्लिक किया 7997, ठीक है, काम बन गया। फिर करते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं, तो ये 4 अंकों का नंबर दे रहा है। ये तो बहुत बढ़िया काम है जनरेट ओटीपी। पर अब यहाँ पे एक जगह ध्यान से देखिए कि ऊपर जितने नंबर दिए सब रैंडम नंबर थे, हाँ या ना, सही है। सारे नंबर एक बार क्लिक करने पे अपडेट भी हो रहे हैं, मतलब दोबारा नया बिल्कुल नंबर जनरेट हो रहा है, बिल्कुल सही है। पर इस जगह देखो इसने 212 दिया, मतलब 3 अंक का नंबर। क्या हम लोग 3 अंक का नंबर वेरीफाई कर सकते हैं? नहीं, हमको क्या चाहिए, हमको 4 अंक का नंबर चाहिए। ओटीपी 4 अंक, 6 अंक, 8 अंक तक जा सकती है, पर जनरली 4 अंक या 6 अंक की ओटीपी होती है। 3 अंक की ओटीपी हम लोग मान्य नहीं कर रहे हैं। तो 212 हमको ऐसा चाहिए कि 4 अंक से कम नंबर जनरेट ना करे। तो ऐसा करने के लिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि आप जो भी नंबर जनरेट होगा मैथ डॉट रैंडम से, उसके स्टार्टिंग में 1000 को जोड़ दो। अब 1000 को जोड़ोगे, अगर उसने 500 मान लो जनरेट किया, 500 क्या है, 3 नंबर का, ठीक है, 3 अंक का एक नंबर है 520, ठीक है, 3 अंक का। अगर उसमें 1000 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। अगर उसने मान लो 250 दिया और 1000 जुड़ गया तो 1250 हो जाएगा। तो हर कोई भी नंबर अगर 3 अंक का जनरेट हो रहा है तो उसके आगे अगर 1000 आप जोड़ दोगे तो वो हमेशा आपका क्या कहते हैं, 4 अंक का नंबर हो जाएगा, ठीक है। हमको किसी भी तरीके से 3 अंक का नंबर मान्य नहीं करना, इसलिए 1000 जोड़ देंगे, उसके अंदर कोई भी वैल्यू जुड़ती है तो वो 4 अंक की बनेगी ही बनेगी, क्योंकि 1000 खुद भी 4 नंबर का है, ठीक है। तो इतना काम हो गया। अब हमारे पास जो भी ओटीपी यहाँ पे आएगी वो 4 अंक से कम की नहीं होगी, ठीक है। ये चीजें क्लियर है। अब क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ से कंसोल डॉट लॉग से हटाएंगे, और इस ओटीपी को, अभी तक क्या होता है जनरली आप जितनी भी एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं वो ओटीपी तो आपकी ईमेल पे आती है, मैसेज पे आती है। वो कैसे पॉसिबल होता है थोड़ा समझाता हूं। उसके अंदर यूज होता है बैकएंड सर्वर। बैकएंड सर्वर में आप एपीआई के थ्रू पूरा प्रोटोकॉल बनाते हो कि मैसेज द्वारा या जनरली ईमेल द्वारा हम लोग ओटीपी भिजवा देते हैं। पर यहाँ पे कोई सर्वर बैकएंड यूज हो नहीं रहा है, तो हम लोग ओटीपी कहीं भिजवा नहीं सकते हैं, ना ही मैसेज पे ना ही ईमेल पे। वो चीज आपको जब मैं बैकएंड पढ़ाऊंगा, मैं गारंटी देता हूं कि आपको सिखा दूंगा अच्छे से कि ओटीपी से द्वारा वेरीफाई कैसे करते हैं, ओटीपी सेंड कैसे करते हैं, ये सब सिखा दूंगा। बट अभी फ्रंट एंड से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है, उनको लेके चलते हैं। फ्रंट एंड से हम लोग उस नंबर को, डेटाबेस है नहीं तो सेव भी कहां कराएंगे, हम लोग लोकल स्टोरेज पे सेव कराएंगे। तो लोकल स्टोरेज पे हमारा नंबर रहेगा, वहां से ओटीपी आपको मैं दिखाऊंगा वेरीफाई करा के, ठीक है। तो हम लोग लोकल स्टोरेज में इसको सेव कैसे करा सकते हैं, एक मेथड होता है विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट
और उसके बाद लोकल स्टोरेज के बाद सेट आइटम, ये कर दिया भैया आपने। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू डालोगे की और वैल्यू के पेयर में डालोगे, जैसे ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर की और वैल्यू का पेयर होता है, वैसे ही आप डाल सकते हो। तो पहले आपको की बतानी पड़ेगी कि की क्या है। की एक वेरिएबल का नाम जैसा होता है, तो मैंने कहा की का नाम ओटीपी, ठीक है। फिर कॉमा लगाया, वैल्यू क्या है, वैल्यू आएगी हमारी इसके अंदर जेन ओटीपी के अंदर, तो वैल्यू यहां से उठा लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कहा जेन ओटीपी के अंदर वैल्यू आ रही है, उसको ओटीपी की के अंदर डाल दो। तो हम लोग अगर ओटीपी लिखते हैं तो जेन ओटीपी मिलेगा बाद में, ठीक है। ये इतना हो गया। अब आते हैं कि जनरेट ओटीपी करने पे ओटीपी जनरेट हो जाएगी, बट वो ओटीपी वेरीफाई करने के लिए एक इनपुट कॉलम भी चाहिए कि इनपुट के अंदर डाला तभी तो वेरीफाई कर पाएंगे। तो अब हम लोग को यहाँ पे एक इनपुट भी बनाना पड़ेगा। तो इनपुट से पहले एक लेबल बना लेते हैं, LABEL। लेबल के अंदर एक आईडी दे देते हैं, आईडी मान लो मैंने दे दिया इंटर ओटीपी, ठीक है। और मैंने कहा यहां पे इंटर योर ओटीपी, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा एक इनपुट फील्ड बना दूं। इनपुट फील्ड के अंदर टाइप टेक्स्ट रखेंगे, आईडी सेम रखनी है क्योंकि ऊपर फॉर आपने जो दिया है वही आईडी में भी दोगे तभी वो वर्क करेगा, इंटर ओटीपी, ठीक है। एक प्लेस होल्डर बना देते हैं, प्लेस होल्डर के अंदर लिख देंगे इंटर ओटीपी, ठीक है। इतना काम हो गया सर। देख लेते हैं जरा कि कुछ आया भी कि नहीं आया। आ गया है, सही चीजें हैं। अब इंटर ओटीपी के बाद एक बटन भी चाहिए होगी, तो एक बटन भी बना लेते हैं। बटन के अंदर एक आईडी दे देंगे, वैलिडेट ओटीपी, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे वैलिडेट ओटीपी ये लिख देने वाला हूं, ठीक है। इतना बन चुका है। आते हैं सीएसएस पे। सबसे पहला पॉइंट कि बहुत ज्यादा करीब करीब सारी चीजें आ गई हैं नीचे से, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको क्या करना है, गैप देना है। तो गैप बहुत आराम से आप दे सकते हो क्योंकि आपने फ्लेक्स यूज किया है कंटेनर में ही जाके, और कुछ है नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट गैप लिख सकते हो। 14 पिक्सल का मेरे हिसाब से इनफ रहेगा, हो गया। अब आते हैं इंटर योर ओटीपी। जो आपने लेबल लिखा है, लेबल को डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि और कोई लेबल है नहीं। तो आईडी से सिलेक्ट करो चाहे ऐसे करो, फर्क पड़ता नहीं है। फॉन्ट साइज में इसका दे दूंगा अराउंड 20 पिक्सल्स का, और फॉन्ट विड्थ भी मैं दे दूंगा इसको बोल्ड। ये हो गया सर आपका काम, ठीक है। अब इंटर ओटीपी ये जो है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या करना है। इंटर ओटीपी को सबसे पहले तो हम लोग आईडी के जरिए ही सिलेक्ट करेंगे। आईडी दे देती थी इंटर ओटीपी, यही है आई थिंक। और पैडिंग दे देंगे 15 पिक्सल्स की, और फॉन्ट साइज दे देंगे 15 पिक्सल्स का। तो ठीक है, एक बार लिख के देख लेते हैं कुछ नंबर्स। फॉन्ट साइज में 20 का रखना चाहूंगा, 20 पिक्सल्स का। और बॉर्डर रेडियस में रखना चाहूंगा अराउंड 7 पिक्सल्स की। तो ये काफी सही लग रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बन गया। अब इनपुट फील्ड इससे ज्यादा कुछ करना है नहीं। इसके बाद क्या करूं, इसके बाद आ जाऊं यहाँ पे बटन पे। तो बटन को भी हम लोग ने एक आईडी दी थी, बटन को उसी आईडी से सिलेक्ट कर लेंगे। बटन की आईडी हो गई वैलिडेट ओटीपी, कंट्रोल सी। वैलिडेट ओटीपी के बाद यहाँ पे एक बटन को हम लोग पहले से ही पूरी डिजाइन दे रखे हैं, तो उसको कॉपी करेंगे। सेम बटन चाहिए, कुछ ज्यादा उसमें करना नहीं है, तो सेम पेस्ट कर देंगे। कलर को थोड़ा चेंज करके यहाँ पे मैं कुछ अच्छा सा कलर देखना चाहता हूँ, कोई बढ़िया सा कलर मिल जाए, कोई बढ़िया सा कलर मिल जाए तो बात बन जाए। सियान, सियान देखते हैं, सियान ठीक है। नहीं, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा मिलना चाहिए दोस्तों। आइए यहाँ पे देख लेते हैं कोई ठीक ठाक सा कलर। ये ठीक है, उत्तम। अब ओटीपी जनरेट बटन से ओटीपी जनरेट होगी, इंटर ओटीपी से ओटीपी यहां से जो आप डालोगे वो मैच करेगी जाके। तो हमको क्या करना है, मैच कराने के लिए ये जो बटन है, बटन ठीक है, इसको भी ऑन क्लिक इवेंट दे देंगे।
ऑन क्लिक इवेंट दे देंगे, ये दिया। और मैंने कहा वैलिडेट ओटीपी फंक्शन को कॉल करो, ठीक है, वैलिडेट ओटीपी को कॉल कर लेते हैं, ये लीजिए। अब आते हैं जावास्क्रिप्ट पे। सर जावास्क्रिप्ट के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम ही वैलिडेट ओटीपी दे देंगे और इस तरीके से उसके अंदर डिफिनेशन लिखेंगे। सबसे पहले जो ओटीपी यूजर ने दी, यूजर ने कहां से दी, इनपुट फील्ड से, वो चाहिए। और जो हमारे पास से पहले जनरेट ओटीपी भई है, मतलब विंडोज डॉट लोकल स्टोरेज में जो है वो चाहिए, और दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो यूजर किसके द्वारा दे रहा है, इनपुट फील्ड द्वारा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटर ओटीपी, ENTR इंटर ओटीपी, यही था आई थिंक। अब मैं करूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहां पे मैं क्या करूंगा, आईडी के जरिए इनपुट फील्ड को सिलेक्ट कर लूंगा, ENTR OTP। अब ये सिलेक्ट हुआ भी है कि नहीं इसको देख लेते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग किया और इसके अंदर इंटर ओटीपी डाला। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये इनपुट फील्ड आ गया। अगर आ गया इसका मतलब सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे, डॉट वैल्यू और लगा देंगे। डॉट वैल्यू से क्या होता है कि जो भी आप VLUE, जो भी आप वैल्यू इनपुट फील्ड में दोगे वो निकल कर इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, इंटर ओटीपी के अंदर, ठीक है। डॉट वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब क्या है, जो ओरिजिनल ओटीपी है, जो इस यहाँ पे मैथ डॉट फ्लो वाले फंक्शन से निकल के आ रही है और इसके अंदर जा रही है लोकल स्टोरेज के अंदर, वो ओटीपी चाहिए। तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाओ, लेट ओटीपी इज इक्वल टू, और लोकल स्टोरेज से हम लोग क्या करेंगे, वो ओटीपी निकालेंगे, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। एक होता है सेट आइटम जिससे आप सेट करते हो वैल्यू, एक होता है गेट आइटम। गेट आइटम में सिर्फ आपको की का नाम लिखना होता है। यहाँ पे की क्या दी है, ओटीपी, तो वो लिख दो ओटीपी, ठीक है। इतना लिखने से क्या हो जाएगा कि ये ओटीपी निकल के यहाँ पे आ जाएगी। अब दोनों को चेक करना है तो हम लोग कंसोल डॉट लॉग में कॉमा लगाएंगे, ओटीपी लिखेंगे। तो अब समझो, एक इंटर ओटीपी कौन है, जो यूजर डाल रहा है इनपुट फील्ड में, और ये ओटीपी कौन सी, जो ओरिजिनल ओटीपी जो हमारा जावास्क्रिप्ट जनरेट करके दे रहा है। दोनों ही ओटीपी यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में दिखेंगी, और अभी उनको हम लोग क्या करेंगे, इफ कंडीशन से चेक करा लेंगे। तो पहले देख लेते हैं आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो मैंने लिखा 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 ये लिखा, वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक किया, तो यहाँ पे रेफरेंस कैन नॉट एक्सेस ओटीपी बिफोर इनिशियलाइजेशन, वैलिड ओटीपी यहाँ पे ओके। यहाँ पे क्या हुआ मैं बताता हूँ, इसको की है ना तो इसको कोटेशन मार्क में दे दो, ओके। यहाँ पे आते हैं कंसोल डॉट लॉग में, अब लिखते हैं 1 2 3 4 5, वैलिडेट ओटीपी क्लिक करते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5 ये क्या है, यूजर द्वारा दी गई ओटीपी है। 7x7682 क्या है, जो यूजर अभी मतलब मान लो ओरिजिनल ओटीपी थी जो जावास्क्रिप्ट ने जनरेट करके लोकल स्टोरेज में सेव करा के रखी है। तो हमें यूजर द्वारा दिया गया नंबर और ओरिजिनल नंबर को मैच कराना होगा। अगर मैच हो जाता है देन आगे का प्रोसेस हम लोग बढ़ा देंगे। तो हम लोग इसको हटाते हैं। मैच कराने के लिए एक इफ कंडीशन बनाएंगे, इफ के अंदर इंटर ओटीपी इज इक्वल टू ओटीपी, ठीक है। आप कहोगे सर चेक करने के लिए तो दो असाइनमेंट ऑपरेटर लगते थे, ये दो इक्वल के निशान, तीसरा क्यों? तीसरे से क्या होता है कि आप ये भी ध्यान दें वैल्यू के साथ उनका डेटा टाइप भी मैच हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, इफ के अंदर अगर ये चीज सही हो गई, ओटीपी मैच हो गई, तो क्या होता है रियल लाइफ में, अगर आपने ओटीपी डाला इंस्टाग्राम में, मान लो अपने सारी चीजें डालने के बाद ओटीपी डाला, ओटीपी सही हुआ तो आप अपने मेन अकाउंट पे पहुंच जाओगे, वेलकम पेज पे पहुंच जाओगे। अगर गलत हुआ तो आपसे कहेगा कि आपने जो क्रेडेंशियल्स डाले हैं वो गलत है। तो वही चीज हम लोग भी करेंगे। हम लोग क्या करने वाले, एक पेज बना लेते हैं एग्जांपल के लिए, क्योंकि अभी होम पेज कुछ ऐसा है नहीं, तो हम लोग वेलकम पेज बना लेते हैं। वेलकम डॉट HTML बनाया, एंटर दबाया। इसके अंदर सिर्फ इतना लिखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप कितना भी स्टाइलिंग, कितना भी डिजाइनिंग कर सकते हो, आपके ऊपर है। मैं समझा रहा हूं तो मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक H1 लिखेंगे, H1 से ये दिखाएंगे कि आप दूसरे पेज पे पहुंच गए, वेलकम यूजर, ये लो, ठीक है। अब इसको करने के बाद में हम लोग आते हैं main.js पे। यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को करना है विंडो डॉट लोकेशन, नहीं लोकल स्टोरेज नहीं, लोकेशन डॉट href के बाद में हमको करना है वेलकम डॉट HTML। ये हो गया वेलकम डॉट HTML। अगर आप सही हैं तब ओटीपी और यूजर द्वारा दी गई ओटीपी दोनों सही हुई।
एल्स कंडीशन में क्या होता है अक्सर कि एक अलर्ट आता है, अलर्ट में लिखा होता है रॉन्ग क्रेडेंशियल्स। ठीक, अब क्या करना है, मान के चलते हैं कि ओटीपी, पहले जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी जनरेट हुई है, हमें नहीं दिखेगी, हमें कहां दिखती है अब मैं आपको बताता हूं, अभी तक मैंने नहीं बताया कि ये लोकल स्टोरेज आपको देखनी हो तो कहां दिखेगी। ये है कंसोल पैनल। ठीक, यहाँ एरो आता है, इस पे एरो पे क्लिक करके एप्लीकेशन पे चले जाओ। एप्लीकेशन पे जाने के बाद जैसे ही, और थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये लोकल स्टोरेज लिखा है, इसके नीचे जस्ट नीचे देखो ये आपका पोर्ट है, इस पोर्ट पे देखोगे तो ये नई ओटीपी आई 7574। फिर दोबारा जनरेट ओटीपी क्लिक करो, इस बार देखो ओटीपी बदल गई, फिर करोगे फिर बदल गई। अब मान लो इस बार 9729 है, तो यूजर ने अगर दिया यहाँ पे 9729, ये करने के बाद वैलिडेट ओटीपी क्लिक किया तो अभी हम लोग पेज पे रिडायरेक्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, जरा कंसोल पे आते हैं। ओके 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 ओके, कंसोल पे फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इंटर ओटीपी इक्वल टू ओटीपी, पहले मैं ये कर लेता हूं, एक सेकंड, पहले मैं ये कर लेता हूं, इसको रोको इस तरीके से, और कंसोल डॉट लॉग में लिखो यू आर लॉगिन। ठीक है, अगर इंटर ओटीपी जो आएगी वो कहां से आ जाएगी, इंटर ओटीपी जो आएगी, एक सेकंड रुकिए, मेरे को एक चीज समझने दीजिए, ये जो लाइन मैंने लिखी थी वो कहां गई, जो मैंने अभी गेट आइटम किया था वो कहां गया, ये तो इफ कंडीशन हो गई, इफ एल्स, और ये वैल्यू निकल के आई पर मैच करने के लिए ओटीपी नाम का एक वेरिएबल भी तो बनाया था, वो कहां गया। आई थिंक वो लाइन हट चुकी है दोस्तों, हट चुकी है। ये क्या इसको फिर से कर लेते हैं, ओटीपी इक्वल टू, इक्वल करने के बाद विंडो डॉट लोकल स्टोरेज डॉट, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गेट आइटम, और यहाँ पे बता देंगे ओटीपी, और वो लाइन कहाँ गायब हो गई मुझे तो ये लग रहा है कि वो लाइन गई कहाँ पे, जो हम लोगों ने लिखी थी, आई थिंक वो हट गई होगी। आप देख पा रहे होंगे क्योंकि आपके सामने रिकॉर्डिंग है, मुझे बताइएगा वो लाइन गई कहाँ पे। ठीक है, अगर वो लाइन गायब हुई है इसका मतलब वो लाइन हट गई है। ठीक है, इससे वैल्यू मिलेगी, इससे ओटीपी वैलिडेट हो जाएगी, मतलब ओटीपी जो ओरिजिनल है वो उसके अंदर आ जाएगी, अब मैच हो जाएगा, अब चल जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं, वो लाइन ही गायब थी। ओके, इंस्पेक्ट टूल को ओपन करते हैं, यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे एक बार हम लोग जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं, फिर से करते हैं, मान लो 1949। ठीक है, तो डाल देते हैं 1949, वैलिडेट ओटीपी क्लिक किया, यू आर लॉग इन, मतलब सब कुछ सही चल रहा है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे आता हूं और यहाँ पे इस लाइन को अनकमेंट कर देता हूं। अब करने पे देखो हम लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे। हम लोगों ने कहा जनरेट ओटीपी हम लोग को एप्लीकेशन के अंदर मिल जाती है 8763। आप चाहे तो कंसोल पे भी प्रिंट करा सकते हैं, पर मैं जानबूझ के नहीं करा रहा हूँ। 8763 मैंने डाला, मैंने कहा वैलिडेट ओटीपी। अब देखो मैं दूसरे पेज पे आ गया। ये होता है ओटीपी वैलिडेशन। और अगर हम लोग गलत डाल रहे होंगे, मान लो अगर हम लोग गलत डाल रहे होंगे, तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, जनरेट ओटीपी। अब ओटीपी क्या आया मुझे नहीं पता, मैंने डाला 6783, ये तो गलत है, पर वैलिडेट ओटीपी लिया तो यहाँ पे रॉन्ग क्रेडेंशियल्स। ठीक है, तो अब ये समझ में आया कि अगर आप गलत ओटीपी डालते हैं तो तुरंत वो आपको अलर्ट कर देगा कि आप गलत डाल रहे हो, और सही डाल रहे होगे तो यहाँ से आपको एप्लीकेशन के अंदर ओटीपी मिल ही जाएगा यहाँ पे। और मान लो 3860, जैसे ये डालेंगे 3860 और वैलिडेट ओटीपी क्लिक करेंगे तो हम लोग सक्सेसफुली लॉग इन हो गए। ये कंप्लीट मैकेनिज्म बन चुका है। आई थिंक आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं। कहीं पे भी कोई भी पार्ट ना समझ में आया हो, बाई चांस जावास्क्रिप्ट का कोई पार्ट ना समझ में आया तो ध्यान से देखें, सब सरल है। एक फंक्शन पहले कॉल कराया, वो फंक्शन ओटीपी को जनरेट करता है मैच.रैंडम से और लोकल स्टोरेज में सेव करा देता है। फिर एक फंक्शन कॉल किया, उसमें क्या करते हैं, जो वैल्यू यूजर दे रहा है इनपुट फील्ड में, उस वैल्यू को इंटर ओटीपी के अंदर ले लिया, और जो ओरिजिनल ओटीपी लोकल स्टोरेज में थी वो हम लोग ने निकाल के ओटीपी वेरिएबल के अंदर ले लिया, दोनों को मैच कर दिया। अगर वो सही होगा
तो हमारा हम लोग इस लोकेशन पे चले जाएंगे welcome.html पे और नया पेज ओपन हो जाएगा। गलत होगा तो अलर्ट में रॉन्ग क्रेडेंशियल्स ओपन हो जाएंगे। और इसके अंदर सिर्फ 4 ही चीजें हैं, एक H1, एक बटन, एक लेबल, एक इनपुट, एक बटन, 5 चीजें हैं टोटल। अगर H1 को हटा दे तो 4 चीजें हैं, ठीक है। तो बस CSS तो आई थिंक आप कर ही लेते होगे, इतना कुछ ज्यादा कठिन है नहीं, आप देख सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो मैं मान के चलता हूँ आपने लाइक कर दिया होगा। लाइक कर दिया तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्स नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी जनाब। ऐसे हम लोग इस कोर्स को कंप्लीट कर देंगे। ये वन ऑफ द बेस्ट जावास्क्रिप्ट कोर्स मैं बनाने की सोच रहा हूँ। पूरे अभी तक जितने मैंने देखे कोर्सेज को, मैं इसमें एक एक चीज, एक एक टॉपिक को इंक्लूड कर रहा हूँ, इतने सारे प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ कि अगर किसी ने ये कोर्स कंप्लीट किया ईमानदारी से, एक एक वीडियो देखी, एक एक प्रोजेक्ट बनाया, उसके बाद उसको बाहर से कुछ इतना सीखने की जरूरत नहीं होगी। वो एक फ्लो में आ चुका होगा, फिर वो प्रोजेक्ट बना पा रहा होगा और चीजें नई नई सीख पा रहा होगा। ओके, इसी साथ अलविदा लेता हूं दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।